दाऊद के पहले जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड हुआ करता था, उसमें इतना खून खराबा नहीं होता था। क्योंकि दाऊद की महत्वाकांक्षा होती है कि वो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बने और मुंबई पर उसी का राज हो। एक क्रिकेट खेलने का ग्रुप बनाया था और क्रिकेट का काफ़ी शौकीन हुआ करता था वो। इसी ग्रुप को बाद में उसने कन्वर्ट कर दिया एक छोटे से क्रिमिनल गैंग में। क्या कंडीशन थी बॉम्बे की अयोध्या इंसिडेंट के बाद? तो एक बच्चे की माँ एकदम घबराई हुई वहां पर अचानक स्टडी सेंटर में और एकदम चीखते हुए बोली, चलो यहाँ से जल्दी चलो, पूरे मुंबई में बम फट रहे हैं, जगह जगह पे धमाके हो रहे हैं। और एक बार तो दाऊद के काफी करीब तक पहुंच गए थे राजन के शूटर, फायरिंग भी की थी वहां पर कराची में, लेकिन दाऊद उसमें बच निकला। बिश्नोई के गैंग में और बाकी गैंग्स में क्या होता था, बाकी गैंग्स में लोग शूटर होते थे, लोग सदस्य होते थे। यहाँ पर तो बिश्नोई के फैन भी है। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक तरह से पूरा चर्चा में आ गया, लाइमलाइट में आ गया कि कई बार किसी गैंगस्टर को सरकार अपने कुछ कामों को करवाने के लिए शायद देती है गुपचुप। जनता की नज़र में वो कैदी होता है, आरोपी होता है, लेकिन वो एक तरह से सरकार के नुमाइंदों का काम भी कर रहा होता है। हाय, मेरा नाम हेमंत पंत है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है जितेंद्र दीक्षित सर। जितेंद्र सर पार्ट टाइम एनडीटीवी के साथ काम करते हैं और एबीपी न्यूज़ और आज तक के साथ भी इन्होंने काम किया है। जितेंद्र सर ने 6 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें से जो रिसेंट किताब है उसका नाम है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। जितेंद्र सर ने जो अपनी पूरी लाइफ है वो बॉम्बे में गुजारी है और उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड में क्या चल रहा था, किस तरीके से बॉम्बे चेंज हुआ, अयोध्या कांड के बाद क्या हुआ। अब क्योंकि बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है, तो जो लॉरेंस बिश्नॉय हैं वो मुंबई के डॉन बन सकते हैं कि नहीं। आई नो में से बहुत से लोग बॉम्बे गए होंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद हमें पता चलेगा कि जो बॉम्बे है वो पिछले 20-30 साल से चल कैसे रहा था। तो अगर आप इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस और पॉडकास्ट मिस नहीं करना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट से। सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। तो ये बुक बहुत ही फेमस भी है। तो इसमें आप मुझे बताएँगे एग्ज़ैक्टली क्या कंडीशन थी बॉम्बे की अयोध्या इंसिडेंट के बाद? देखिए हेमंत, क्या हुआ कि मैं शहर के एक ऐसे इलाके में पला बड़ा हूँ जिसने की काफ़ी हिंसा देखी है, वायलेंस बहुत देखा है। जी, वायलेंस इन टर्म्स ऑफ गैंग वॉर्स, जो 80 के दशक में दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच में जो गैंग वॉर होता था, वो मैंने देखा है। साउथ मुंबई का मस्जिद बंदर का इलाका है जिसका पिन कोड है 400003। इसको बम्बई 3 के नाम से भी जाना जाता है। जी, और ये एक वक्त में बड़ा खतरनाक इलाका माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत हिंसा होती थी, खून खराबा होता था। और बचपन से ही मैंने ये सारा कुछ देखा। दाऊद गैंग, पठान गैंग के बीच में गैंग वॉर। फिर उसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए 92 टू 93 में, तो उन दंगों के दौरान जितनी बड़ी घटनाएँ हुई, वो इसी इलाके में हुई। मेरे घर के इर्द-गिर्द ही हुई। जी, फिर जो 12 मार्च 1993 का बमकांड भी हुआ, तो वो भी यहीं पर हुआ। तो बचपन से ही मैं सारा वायलेंस देखते आया, फिर आगे जाकर क्राइम रिपोर्टिंग की, तो उसमें भी शहर में हुई बड़ी घटनाएँ, 26/11 का अटैक हो गया, या ट्रेन ब्लास्ट हो गए, जी, या कुछ प्राकृतिक आपदाएँ हो गई, वो सब भी कवर किया। तो मैंने सोचा कि बीते 30 सालों में मुंबई काफ़ी बदल चुकी है और उसमें एक बड़ा ट्रिगर मुंबई के बदलाव का रहा अयोध्या कांड। जी। मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर अयोध्या है और हुँ, वहाँ एक घटना होती है और उस घटना का असर मुंबई में दिखाई देता है हुँ, और उसके बाद मुंबई में काफ़ी कुछ बदल जाता है। मुंबई की राजनीति बदल जाती है, मुंबई का सोशल फैब्रिक बदल जाता है, मुंबई का रियल एस्टेट बदल जाता है। जी, और कम्युनिटीज़ के बीच के आपसी रिश्तों पर भी जो है कुछ हद तक उसका इम्पैक्ट होता है। तो कई मायनों में मुंबई शहर में बदलाव आ जाते हैं। तो जी, अपनी इस किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में मैंने उन्हीं बदलावों को कैप्चर करने की कोशिश की और इस तरह से की है कि फर्स्ट पर्सन में मैंने जो खुद देखा है, इट्स अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ ए पर्सन हू इज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड हू हैज़ रिपोर्टेड इन मुंबई। तो वो जी, सारी घटनाओं को मैंने कैप्चर किया है। अब अगर मैं बात करूँ राजनीति किस तरह से बदली, तो देखिए जब 12 मार्च को बम धमाके हुए, उसके पहले जो दंगे हुए थे, उसके बाद में पोलराइज़ेशन काफ़ी हुआ। जी, हिंदू-मुस्लिम काफ़ी हो गया जो है और पहली बार 1995 में एक भगवा गठबंधन की सरकार आई, शिवसेना और बीजेपी की सरकार सत्ता में आई। तो ये उसी का इम्पैक्ट था कि जो पोलराइज़ेशन हुआ, जो हिंदू वोट कंसोलिडेट हुए उन दंगों के बाद या ब्लास्ट के बाद में,
तो उसकी वजह से पहली बार शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार सत्ता में आ पाई और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने। जी। तो ये एक असर था। उसके बाद अंडरवर्ल्ड पर भी असर पड़ा। हुँ, 93 में ब्लास्ट हुआ, 94 में छोटा राजन ने दाऊद गिरोह को छोड़ दिया। छोटा राजन दाऊद का एकदम दाहिना हाथ माना जाता था। जी। हालांकि गिरोह को छोड़ने के कारण कुछ और थे, पैसे भी थे और आपस में गैंग में जो जलन थी, आपस में गैंग्स के लोगों के जो एम्बिशन थे, वो सब भी कारण थे। लेकिन कारण ये बताया गया कि दाऊद ने देशद्रोह का काम किया। हुँ, दाऊद ने जो है हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया और इसकी वजह से छोटा राजन ने सार्वजनिक तौर पर ये जताने की कोशिश की कि उसने डी कंपनी को छोड़ दिया है। तो गैंगवार में भी बदलाव हुआ और ना केवल उसने डी कंपनी को छोड़ा, बल्कि 12 मार्च 1993 के बमकांड में जो लोग पकड़े गए थे, हुँ, उन लोगों को जब वो जमानत पर बाहर आते थे तो उनको मारना शुरू कर दिया। उनके जी। शूटआउट शुरू हो गए और हुँ, बदले में डी कंपनी ने क्या करना शुरू किया कि जो लोग दंगों में आरोपी थे, एक जी। श्री कृष्ण कमीशन बनाया गया था दंगों की जांच के लिए। उस कमीशन में जिन लोगों के नाम लिए गए थे शिवसेना के नेताओं के, डी कंपनी ने बदले में उनको मारना शुरू किया। तो एक जी। अलग तरह का गैंगवॉर जो है मुंबई में चल रहा था कि छोटा राजन जो है वो मुस्लिम गैंगस्टर्स को मार रहा था जो बमकांड में शामिल थे। वहीं डी कंपनी के लोग जो है शिवसेना के लोगों को मार रहे थे जो कि दंगों में शामिल थे। हुँ, तो ये उसी घटना का ही एक असर हम मानेंगे जो अयोध्या में हुई थी 1500 किलोमीटर दूर मुंबई से। ये हुआ। फिर इसके बाद में रियल एस्टेट की अगर बात करें तो ये दंगे ही थे। दंगों के बाद में उन्हें लग गया कि बहुत सारे लोगों ने मुंबई छोड़ दिया, आसपास के शहरों में जाकर बसने लगे और इसकी जी। वजह से पुडवाई की वसई विरार जैसे जो सबब थे वो काफी फल फूल गए। नवी मुंबई अपने आप में एक प्लान सिटी बन रहा था, कई लोग वहां पर चले गए। फिर जिस तरफ कल्याण की तरफ काफी डेवलपमेंट हुआ, तो रियल एस्टेट मार्केट पर काफी उसका असर पड़ा था। और इसके बाद में फिर एक दौर आया एसआरए का, जहां पर पुरानी इमारतों को रिडेवलप करके वहां पर बड़े बड़े टावर खड़े किए जाने लगे। तो मैं कह सकता हूँ कि उन दंगों के बाद में शहर ने काफ़ी परिवर्तन देखे और इन 30 सालों में मुंबई काफ़ी बदली, तो उसी को बॉम्बे आफ्टर अयोध्या में मैंने कैप्चर किया है। जी। सर, जब आप इसको देखते हैं कि उसके बाद ब्लास्ट भी हुआ, तो क्या ये ब्लास्ट जो है, इसका कुछ लेना-देना था अयोध्या इंसिडेंट से या फिर ये आइसोलेटेड इवेंट था? देखिए ऐसा है कि इसके पीछे की कहानी है हुँ, कि 2 फेजेस में मुंबई में दंगे हुए थे। एक जी। 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में गिराई गई, उसके हुँ, बाद में दंगा शुरू हुआ जो करीब हफ्ते भर तक चला। जी। उसके बाद 6 जनवरी को 1 महीने बाद फिर से दंगे शुरू हुए। जो दूसरे दंगे शुरू हुए उसमें 2 माथाड़ी मजदूर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और एक सबब है राधाबाई चाल के पीछे एक गांधी चौल है जी। जोगेश्वरी में, वहां पर आगजनी की घटना हुई थी, उसमें 4-5 लोग मर गए थे हिंदू फैमिली के। उसके बाद में दंगा फिर से एक बार ट्रिगर हो गया और जो दूसरा दंगा था उसमें बड़े पैमाने पर जो है वो मुस्लिम मारे गए और उस दौरान श्री कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अवगत किया कि मुंबई पुलिस ने बड़ी बायस्ड भूमिका निभाई, बहुत पक्षपात किया और पुलिस की ओर से भी मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया या उनको मारा गया। जी। तो हुआ ये कि मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने दाऊद को अप्रोच किया और दाऊद पर एक तरह का इमोशनल दबाव बनाने की कोशिश की कि तुम इतने बड़े डॉन हो, मुसलमान हो और देखो मुसलमानों के साथ में क्या हुआ है मुंबई में, तो आपको इसका बदला लेना चाहिए। कई लोग इस तरह कहते हैं के शायद चूड़ियाँ भी दी गई उन्हें। वो अब किसी लेखक ने लिख दिया है, उसको कोई कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता। दाऊद आके कंफर्म या डिनाई नहीं करेगा। एक लेखक है सो कॉल्ड, खुद को इंडिया का बेस्ट क्राइम राइटर मानते हैं। जी। उन्होंने इस तरह की कहानी लिखी है। सो आई डोंट नो कितनी सच या गलत है। लेकिन ये बात सही है कि दाऊद पर एक इमोशनल भावनात्मक दबाव डाला गया था मजहब के नाम पर कि वो बदला ले। जी। दूसरा, दाऊद के अपने भी कारण थे मुंबई में बम धमाके करवाने के। एक कारण था उसका बिजनेस इंटरेस्ट। हुआ ये था कि दाऊद का स्मगलिंग का कारोबार था। दाऊद सोने चांदी को जो है और इलेक्ट्रॉनिक सामान को भेजा करता था मुंबई, दुबई से जी। स्मगलिंग के इरादे से। अब उसका एक बड़ा कंसाइनमेंट वो पकड़ा गया पाकिस्तानी वाटर्स में, क्योंकि समुद्र के रास्ते से आते थे। तो जब ये यूएई से माल उसका आ रहा था, जी। तो पाकिस्तान के ही दूसरे अंडरवर्ल्ड डॉन ने उसको कब्जा कर लिया और वो करोड़ों का माल था। तो दाऊद को काफी नुकसान हो गया था। हुँ, दाऊद कोशिश कर रहा था कि कैसे वो छुड़ाया जाए माल, क्योंकि बहुत बड़ा उसके लिए बिजनेस लॉस था वो। जी। तो ये बात आईएसआई को पता चली, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। उन्होंने दाऊद को अप्रोच किया और दाऊद को कहा कि देखो हमको पता है तुम्हारा माल जो है
वो पकड़ा गया है। पाकिस्तान के एक डॉन ने उसको ले लिया है, कब्जा कर लिया है। लेकिन हम तुम्हारा माल छुड़वा के दे सकते हैं, जी। बदले में तुमको हमारा काम करके देना पड़ेगा। हुँ। तो हमारा काम मतलब क्या? मतलब ये कि आरडीएक्स। मुंबई में बम धमाके करवाना, मुंबई में खून-खराबे करवाना, और फिर दाऊद को उस साजिश का हिस्सा बनाया गया। और आईएसआई ने दाऊद के क्रिमिनल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, जो स्मगलिंग का नेटवर्क था, जो लैंडिंग एजेंट्स वगैरह थे, जो दाऊद के एसोसिएट्स थे, टाइगर मेमन वगैरह जैसे, उनका इस्तेमाल करके आईएसआई ने इन बम धमाकों को मुंबई में अंजाम दिया था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ऊपर लोग उसमें घायल हुए थे। तो दाऊद का बिज़नेस इंटरेस्ट भी था और उसके ऊपर भावनात्मक दबाव भी था, और इस तरह से आईएसआई ने इसको एग्ज़ीक्यूट किया, और उसके बाद बदले में आईएसआई ने दाऊद को पाकिस्तान में शह भी दे दी। उसको रहने का इंतज़ाम कर दिया, उसके सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया, सारा कुछ उसके लिए पाकिस्तान में किया गया। सर उस टाइम आप मुंबई में थे जब ये अटैक्स हुए? हाँ, बिल्कुल, मुंबई में एक अटैक जो है बिल्कुल मेरे घर से करीब 500 मीटर दूर 12 मार्च को जो है 13 जगहों पर धमाके हुए थे। उनमें मस्जिद बंदर इलाके के पास एक काथा बाज़ार नाम की जगह है, वहाँ पर भी एक बम धमाका हुआ था। वो मेरे घर से बिल्कुल बेहद करीब था। तो हमने देखा, तब मैं उस वक़्त मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था जब ये बम धमाका हुआ था, जी। और वहाँ से पास में ही एक स्टडी सेंटर था, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले थे और मार्च में हम लोग पढ़ाई की तैयारी के लिए हम एक स्टडी सेंटर में गए थे डोंगरी इलाके में, तो वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था। और अब पढ़ाई करते वक़्त और भी बच्चे थे अगल-बगल में बैठे हुए, तो एक बच्चे की माँ एकदम घबराई हुई वहाँ पर अचानक स्टडी सेंटर में, और एकदम चीखते हुए बोली, अपने लड़के को घसीटते हुए, "चलो यहाँ से जल्दी चलो, पूरे मुंबई में बम फट रहे हैं, जगह-जगह पे धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर, निकलो यहाँ से जल्दी।" और वो अपने लड़के को घसीटते हुए साथ में लेके चली गई। तो उसके बाद में हम सब लोग जो है बाकी बच्चे भी वहाँ से, उन्होंने अपना बैग वैग पैक किया, और जब हम जी। बैग पैक कर रहे थे तब हमें 1-2 और भी धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर मैं वहाँ से घर निकला, तो घर के आते वक़्त जो है काथा बाज़ार की वो जो गली है उसका मुहाना है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी, और वहाँ पर अंदर से बहुत धुआँ निकल रहा था काले रंग का, और एम्बुलेंसेस जो है बॉडीज़ को वहाँ से ले जा रही थी। तो ये उस वक़्त का दौर था जो है, ये उस दिन की मैं बात आपको बता रहा हूँ, 12 मार्च 1993 की। फिर जी। दोपहर होते-होते पता चला कि कई जगहों पर जो है धमाके हुए हैं, 12-13 ठिकानों पर हुए हैं। एयरपोर्ट पर भी हथगोले फेंके गए। बांद्रा के सी रॉक होटल में धमाका किया गया। सेंचुरी बाज़ार जो वर्ली का इलाका है, वहाँ पर एक बस में धमाका हुआ। शिवसेना भवन के सामने एक पेट्रोल पंप था दादर इलाके में, वहाँ पर बम धमाका हुआ। और जवेरी बाज़ार में वहाँ पर भी एक बम धमाका हुआ, जो बहुत ही क्राउडेड एरिया है मुंबा देवी मंदिर के पास। और उस बम धमाके में मेरे जो सगे मामा हैं, वो बहुत बाल-बाल बच गए थे। जो धमाका था वो जिस जगह पर उनकी दुकान थी, वॉच रिपेयर की उनकी दुकान हुआ करती थी, उससे कुछ ही फासले पर स्कूटर पार्क किया गया था, जिसमें आईडीएक्स भरा हुआ था, और वो धमाका हुआ वहाँ पर। तो ये सारा कुछ बड़ा करीब से देखा। सर जैसे इनकी दाऊद इब्राहिम की कॉल आई थी और वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया। इवन एक एडवोकेट से हमारे कहा था उन्होंने। तो वो तो इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि मेरा आप मेरे मेरे ऊपर केस चला दीजिए लेकिन मैंने इस पे वो नहीं किया है। तो इसमें आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, हर क्रिमिनल जो है वो अपने आप को बेगुनाह ही बताता है। अगर वो कबूल कर ले तो फिर उसको तो जेल हो जाएगी, उसको सज़ा हो जाए। पंकान में ही एक आरोपी को फांसी की सज़ा हो गई, याकूब मेमन को। हुँ। तो क्या दाऊद चाहेगा कबूल करके कि वो भी फांसी पर लटक जाए? क्यों चाहेगा वो? और हमारी एजेंसीज़ के पास में मुंबई पुलिस और सीबीआई जिन्होंने जाँच की, उनके पास में पुख्ता सबूत हैं दाऊद के उस इन्वॉल्वमेंट के। क्योंकि इस मामले में जो तमाम लोग गिरफ्तार हुए, 200 से ऊपर लोग गिरफ्तार हुए थे, जी। और इसमें जिन लोगों को कन्विक्ट किया गया, उनके अगर आप इकबालिया बयान पढ़ेंगे, तो उससे पता चलता है कि किस तरह से दाऊद इस पूरी साजिश के साथ में इन्वॉल्व था। उसमें एक दाऊद फणसे नाम का एक और शख्स था, जो कि मुंबई से करीब रायगढ़ इलाके में लैंडिंग एजेंट का काम करता था। उसने अपने इकबालिया बयान में बताया कि टाइगर मेमन उसको दाऊद के पास मिलने के लिए लेकर गया था। दाऊद का दुबई में घर है, व्हाइट हाउस। वहाँ पर उसने मुलाकात करवाई थी, और तब दाऊद ने इस दाऊद को, दाऊद फणसे को, जिसको दाऊद टकलिया भी कहते हैं, उसको कहा था कि ये काम उसको करना है, और इस तरह से हथियारों को और आरडीएक्स को उतरवाने की बात उसने कही थी। तो ये दाऊद के रोल को जो है इशारा करता है कि दाऊद का रोल किस तरह से इसमें रहा। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी की भी मीटिंग्स हुई थी बहुत सारी। इस साजिश को अंजाम देने के पहले
कई सारी मीटिंग्स हुई जिसमें टाइगर मेमन भी था, जिसमें दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम वो भी आरोपी है, वो भी था, और मुस्तफ़ा डोसा भी था, अबू सलीम भी साजिश का हिस्सा था। तो ऐसे 5-6 लोगों के बीच में 2-3 राउंड्स मीटिंग के हुए थे कि साजिश को कैसे अंजाम देना है। जी। सर अगर दाऊद की लाइफ में हम फोकस करें, तो वो एक माहौल ऐसा बन गया था मुंबई में एक समय पे कि लोग वहाँ पे दिवाली वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे थे। तो वो गैंगस्टर मतलब किस तरीके से बना है, जो दाऊद इब्राहिम है? क्योंकि अभी जो सेम चीज़ है वो बिश्नोई के साथ भी देखी जा रही है। उनके डैड भी पुलिस में थे, इनके डैड भी पुलिस में हैं। बट लेट्स फोकस ऑन कि अगर पहले जो दाऊद इब्राहिम है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो दौर था वो कैसा था? और वो पैटर्न देख- आपको सेम दिखता है? जी। देखिए, दाऊद इब्राहिम जो है बेसिकली एक कोंकणी मुस्लिम है। कोंकण में कोंकण के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जी। दापोली के पास में एक मुमके नाम का गांव है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वहाँ पर उसकी पुश्तैनी हवेली है। मैं वहाँ पर गया भी हूँ। इनफैक्ट सबसे पहले टीवी चैनल पर साल 2003 में उसकी हवेली के अंदर जाने वाला और उसे दिखाने वाला शख्स मैं ही हूँ, जिसने दाऊद की वो हवेली को दिखाया था। एक ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर है वहाँ पर। आपको एकदम खंडहर है, किसी हॉरर फिल्म के सेट पे जैसा लगता है वो। जी। तो वहाँ पर दाऊद पैदा हुआ था। उसके बाद में दाऊद के पिता, जो कि मुंबई पुलिस के कांस्टेबल थे, वो से मुंबई आए थे। मुंबई में पहले वो लोग तेली मोहल्ले में रहते थे, साउथ मुंबई में जेजे अस्पताल के पास एक गली है, वहाँ पर रहते थे। और फिर बाद में उसी की सामने की एक गली है, पाकमोरिया स्ट्रीट। तो पाकमोरिया स्ट्रीट में वो लोग रहने लग गए। एक 2-3 कमरों का घर था। और वो इलाका ऐसा था कि जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी उस वक्त परवान पर थी, काफी चरम पर थी। और दाऊद के पहले जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड हुआ करता था, उसमें इतना खून खराबा नहीं होता था। जी। खून खराबा जो है दाऊद के आने के बाद ज्यादा बढ़ा। पहले खून खराबा बहुत ही कम स्तर पर हुआ करता था। और जो मुंबई के डॉन्स थे उस दौरान के, जैसे करीम लाला, यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान या वरदा राजन, ये लोग आपस में लड़ते नहीं थे। इनके बीच में आपस में रिश्ते बड़े अच्छे थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। हुँ। और इन्होंने अपना अपना कारोबार बांट रखा था। जैसे करीम लाला का कुछ और कारोबार था, हाजी मस्तान किसी और तरह की स्मगलिंग करवाता था, यूसुफ पटेल का कुछ और काम था। वर्दा राजन मुखियार जो माटुंगा में था, वो शराब के अड्डे चलाया करता था, मटका के अड्डे चलाया करता था, दूसरे तरह के धंधे थे उसके। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में नहीं थी। लेकिन जी। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है दाऊद की एंट्री के बाद में। क्योंकि दाऊद की महत्वाकांक्षा होती है कि वो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बने और मुंबई पर उसी का राज हो। तो दाऊद ने क्या किया कि जो अलग-अलग इलाकों के जो छोटे-छोटे गैंगस्टर थे, छोटे-छोटे भाई लोग थे, दाऊद ने उन सबको साथ में लेकर अपनी गैंग बनाई। जैसे छोटा राजन जो है चेंबूर इलाके में रहता था, दाऊद हुँ। साउथ मुंबई में रहता था, लेकिन छोटा राजन और नॉर्थ ईस्ट मुंबई के चेंबूर इलाके में रहा करता था। तो उसको साथ में लिया। फिर वेस्टर्न सबअर्ब से कुछ लोग थे, उनको साथ जी। में लिया। और दूसरा ये था कि दाऊद के गैंग में ऐसा नहीं था कि दाऊद खुद मुस्लिम है तो उसके गैंग में सारे लोग मुस्लिम ही होते थे। दाऊद के गैंग में हिंदू गैंगस्टर भी थे। हुँ। छोटा राजन जो है बुद्धिस्ट था। फिर उसके बाद में सुनील सावंत साउथिया हुआ करता था दाऊद के गैंग में, अनिल परब हुआ करता था, और शरद शेट्टी दाऊद के गैंग में था। हुँ। तो इसी तरह से छोटा राजन भी जब अलग हुआ 94 में, तो उसके गैंग में भी मुस्लिम लोग हुआ करते थे। जैसे फरीद तराशा था, इजाज लाकड़ा वाला छोटा राजन के लिए काम करता था उससे अलग होने के पहले। तो दोनों गिरोहों में जो है दोनों धर्मों के लोग होते थे। सर मतलब एक बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वो उसका सपना कुछ बड़ा बनने का नहीं है, उसका सपना है कि उसका मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनना है। जबकि एक मैंने स्टोरी सुनी थी कि इनके डैड जो हैं, वो सिर्फ़ इन्हीं को अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया था, बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली। देखिए, अहमद शिल्लर्स नाम का स्कूल है नागपाड़ा इलाके में। जी। वहां पर दाऊद को पढ़ाया गया था। और दाऊद को ही नहीं, दाऊद के साथ साथ में उसके भाई को भी जो है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, अ, दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को भी जो है उसी में दाखिल किया गया था। और दाऊद ने ड्रॉप आउट कर दिया वहां से। दाऊद ने मैट्रिकुलेशन उस वक्त होता था, तो दाऊद ने उस वक्त को तुरंत किया नहीं था, ड्रॉप आउट कर दिया था। जी। तो ये अहमद सिल्ला स्कूल है, वहां पर पढ़ाई की थी। लेकिन हुआ ये था कि दाऊद ने क्या किया था, क्रिकेट का ग्रुप बनाया था जिसका नाम ये था आजाद ग्रुप। और जो गली मोहल्लों के क्रिकेट
के टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें वो पार्टिसिपेट करता था। तो उसने इलाके के लड़कों को लेकर जो है एक क्रिकेट खेलने का ग्रुप बनाया था और क्रिकेट का काफ़ी शौकीन हुआ करता था वो। हुँ, तो इसी ग्रुप को बाद में उसने कन्वर्ट कर दिया एक छोटे से क्रिमिनल गैंग में, छोटे-मोटे क्राइम करने लग गया। एक उसने बड़ी रॉबरी की मस्जिद बंदर इलाके के पास में करनाक ब्रिज पर जहाँ पर उसने टैक्सी में कुछ कैश जा रहा था तो उसको लूट लिया था और उस जी, मामले में वो पकड़ा भी गया था। वो एकमात्र बड़ा मामला था जिसमें दाऊद की गिरफ्तारी हुई थी। तो इस तरह से उसकी अंडरवर्ल्ड में एंट्री हुई। फिर पठान गैंग के साथ में उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। अब ये कहानी तो सबको मालूम है दाऊद और पठान के कॉन्फ्लिक्ट की। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या करवा दी प्रभा देवी में। बदले में दाऊद ने पूरे पठान गैंग को ही खत्म कर दिया। हुँ, अमीरजादा, आलमगीर और जो बाकी के पठान गैंग के बड़े लोग थे, बड़े सदस्य थे, उनको उसने मार डाला। तो इस तरह से काफ़ी खून खराबा हुआ। अच्छा ये पठान गैंग तो पहला दुश्मन था दाऊद का। उसके बाद में अरुण गवली के गिरोह के साथ में उसकी दुश्मनी हुई। दाऊद ने अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली हुँ, की हत्या कर दी जो है। तो बदले में अरुण गवली ने दाऊद के भाई अरुण गवली ने दाऊद के बहनोई दाऊद की बहन के पति हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की नागपाड़ा में हत्या करवा दी। जी, अब जब वो हत्या करवा दी तो दाऊद ने इसका बदला लेने के लिए जो 2 शूटर थे, शैलेश हल्दनकर और विपिन शेरे नाम के दोनों शूटर थे। जी, इन लोगों को दाऊद ने मारने की ठानी, लेकिन हुआ ये कि ये दोनों लोग उन्होंने जब नागपाड़ा में शूट आउट किया उसके बाद कुछ और एक शूट आउट कर रहे थे, तभी इन लोगों को पब्लिक ने पकड़ लिया था और बहुत मारा था। घायल हालत में इनको जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसी जेजे अस्पताल में इनको मारने की साजिश दाऊद ने रची थी। जी, तो मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो सबसे बड़ा शूट आउट हुआ वो था जेजे शूट आउट, जहां पर कि डी कंपनी के सदस्यों ने करीब 500 राउंड गोलियां चलाई थी और उसमें से ये 2 शूटरों में से एक मारा गया था और कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें मारे गए थे, कुछ घायल हुए थे और भी लोग उसमें मारे गए थे। जी। तो जैसे पुलिस भी एक टाइम ऐसा हुआ था कि पुलिस सबसे बड़ा डॉन बन गई थी कि उनको बोल दिया गया था कि आप जाओ और जिनको मार सकते हो क्योंकि मुंबई की इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो वो उस टाइम दौर क्या चल रहा था? क्योंकि आपने वो चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है। देखिए मुंबई के लिए बहुत बुरा दौर था 90 का दशक। जी, 90s का डिकेड मुंबई में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से हावी था। और इस कदर हावी था कि हर दिन 1 या 2 लोगों की हत्याएँ होती थी। मेरी क्राइम रिपोर्टिंग की तभी शुरुआत ही थी और जी, मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, मैं जिस पर कैमरामैन को बिठाकर रिपोर्टिंग करता था। तो हम एक जगह पे पहुँचते थे, कहीं पे शूट आउट हुआ, किसी को गोली मार दी गई, उसको हम कवर कर ही रहे कि पता चलता है कि किसी दूसरी जगह पे शूट आउट हो गया। फिर हम वहाँ से दूसरी जगह पे भागते थे। हुँ, तो हर दिन गैंग्स की ओर से कभी किसी फ़िल्मकार को मारा जाता था। कभी किसी बिल्डर को मारा जाता था, कभी किसी मिल मालिक को मारा जाता था, कभी किसी दूसरे बिज़नेसमैन को मारा जाता था, कभी किसी शिवसैनिक को मारा जाता था, कभी किसी बमकांड के आरोपी को मारा जाता था, कभी गैंग के लोग एक-दूसरे के सदस्यों को मारते थे। तो उस वक़्त में बहुत खून-खराबा हुआ था और एक वक़्त तो हद हो गई, जब 1 तारीख को मुंबई के पुलिस कमिश्नर का जो दफ्तर था क्रॉफर्ड मार्केट के सामने, जी, उस दफ्तर के बाहर ही रूपम नाम का एक शोरूम है, आज भी वो शोरूम वहाँ पर मौजूद है। बहुत फ़ेमस कपड़ों की दुकान है वो। जी, तो उस शोरूम को चलाने वाले मालिक भरत शाह, यहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जो फ़िल्म इंडस्ट्री के जो फाइनेंसर भरत शाह उनकी तस्वीर वो नहीं मत है। लगाइएगा। ये भरत शाह दूसरे हैं। भरत शाह नाम के जो रूपम शोरूम के मालिक थे, उनको छोटा शकील ने धमकी भरा फ़ोन किया था वसूली के लिए। और जी, उन्होंने जो है पैसा देने से मना कर दिया था और पुलिस में शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस ने उनको कुछ दिनों तक सिक्योरिटी दे रखी थी, कुछ महीनों तक। लेकिन फिर उनको लगा कि अब जो है खतरा टल गया है और अब उसको कुछ होने वाला नहीं, तो सिक्योरिटी हटा ली गई थी। लेकिन छोटा शकील की लगातार उस पर नज़र बनी हुई थी। जब सिक्योरिटी हटा ली गई तो एक दिवाली के आस-पास के दिन थे, तो ये अपने किसी रिलेटिव से बात करने के लिए एक पब्लिक कॉल सेंटर गए उन जमानों में हल गली कूचे में जो है अ, पब्लिक कॉल ऑफिस पीसी होते थे, होते थे। एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। तो ऐसे ही हाँ एक जी। पीसीओ पे गया था एक आईआईटी कॉल करने के लिए और वो हुँ, बात कर रहा था तभी छोटा शकील गैंग के 2 शूटर आए और उन्होंने गोलियों से भून दिया और ये सारा कुछ कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने हो रहा था।
जब वो गोलियां चली होंगी तो उसकी गूंज जो है पुलिस कमिश्नर के कानों तक भी गई होंगी। बड़ा बवाल मच किया कि अरे इतने हौसले बढ़ गए इन गैंगस्टर के कि पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने हत्या कर दी जाती है किसी की। जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसका कॉग्निजेंस लिया। वहां से एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी को यहाँ पर भेजा गया कि पता करने के लिए भाई मुंबई में चल क्या रहा है, हुँ, इस जैसी स्थिति कैसे हो गई। तो उसके बाद होता यह है कि मुंबई पुलिस भी बड़ा सख्ती बरतने की सोचती है और फिर ये तय होता है कि गैंगस्टर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। गोली का जवाब गोली। आपने सत्या फिल्म देखी है क्या? जी, सत्या फिल्म में एक सीन है जहां पर कि वो मुख्यमंत्री का किरदार जो शख्स निभा रहा होता है उसके सामने अमोद शुक्ला कमिश्नर बैठे होते हैं, परेश रावल, और एक होम सेक्रेटरी बैठा होता है। हुँ, तो चीफ मिनिस्टर उसको बोलते हैं, अमोद शुक्ला को, कमिश्नर को कहते हैं कि कमिश्नर साहब आपको जो भी ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन बट प्लीज क्लीन द मुंबई, प्लीज क्लीन द सिटी। ये उनका डायलॉग होता है। जी, दरअसल ये डायलॉग जो है एक रियल लाइफ मीटिंग से इंस्पायर्ड है। जब इतना कुछ हो जाता है तो उस दौरान गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के गृह मंत्री होते हैं और वो भी पुलिस कमिश्नर और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स को बुलाते हैं, होम सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको जो ठीक लगे करो, लेकिन मुंबई को साफ करो, जी, खत्म करो इन गैंगस्टर्स को। हुँ, और फिर शुरू हो जाता है एनकाउंटर्स का सिलसिला। पुलिस पकड़ पकड़ कर गैंगस्टर्स को मारती है। जिसके ऊपर एक भी मर्डर केस का चार्ज होता है उसको पकड़कर पुलिस मारती है। पुलिस के ऊपर फेक एनकाउंटर करने का आरोप लगता है। हुँ, कुछ दिनों के लिए वो मामला ठंडा भी पड़ जाता है, कुछ दिनों के लिए एनकाउंटर्स बंद भी हो जाता है, लेकिन फिर से एक बार पुलिस शुरू करती है। और फिर एक दौर तो ऐसा आता है कि 1999 साल 2000 तक कि एक-एक साल में 100-100 के करीब एनकाउंटर होने लग जाते हैं। और हर एक गिरोह के लोगों के एनकाउंटर्स होते हैं। दाऊद के लोगों के एनकाउंटर्स होते हैं, छोटा राजन के एनकाउंटर्स होते हैं, अरुण गौली गिरोह के एनकाउंटर्स होते हैं, अबू सलेम गैंग के गिरोह के एनकाउंटर्स होते हैं। तो ये दौर होता है। और यहाँ पर मैं और भी बताना चाहूंगा कि मुंबई शहर में उस वक्त 5 बड़े गैंग्स एक्टिव हुआ करते थे। जी, सबसे बड़ा गैंग था दाऊद इब्राहिम का, उसके हुँ, बाद छोटा राजन का गैंग 94 से वो अलग हो गया। अरुण गौली का गैंग था तीसरा गैंग। चौथा गैंग था अश्विन नायक का गैंग। जी, अश्विन नायक के बड़े भाई अमर नायक ने इस गैंग को शुरू किया था। हुँ, और बाद में अश्विन नाइक ने उसको टेक ओवर कर लिया जब अमर नायक को एनकाउंटर में पुलिस ने मार डाला। और पांचवा गैंग था अबू सलीम का जो कि 97 से शुरू हुआ। 97 जब गुलशन कुमार की हत्या हुई 96 में, तो जी, उसके बाद अबू सलीम दाऊद से अलग हो गया क्योंकि दाऊद की मर्जी के बिना अबू सलीम ने गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी। वो जी। इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लग गया था और इसके बाद में दाऊद की और अबू सलीम की दुश्मनी हो गई। और फिर रीज़न क्या था इनका गुलशन कुमार का जो था? देखिए, रीज़न उसके पीछे मोटिव जो है, जो यहाँ की अदालत में साबित नहीं हो सका। रीज़न था, एक तो एक्सटॉर्शन, रीज़न था कि ये आरोप लगाया गया कि जो नदीम श्रवण वाले जो सिंगर नदीम हैं, जी, उनके ऊपर ऐसा उस वक़्त में आरोप लगा था कि उन्होंने सुपारी दी थी मरवाने के लिए गुलशन कुमार को। क्योंकि ऐसा ये कहना था कि हेज नबी नाम का एक उस वक़्त में म्यूज़िक एल्बम आया था हुँ, नदीम का। और नदीम को ऐसा लग रहा था कि उसको प्रमोट करने के लिए गुलशन कुमार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जो है, उसको ठीक से प्रमोट नहीं किया और वो पहले वो लेने को भी तैयार नहीं थे उस एल्बम को। जी, लेकिन अ, जब ले लिया किसी दबाव में या जो भी है तो उसके बाद में वो एल्बम फ्लॉप हो गया। तब इसका ठीकरा जो है गुलशन कुमार के ऊपर छोड़ रहे थे नदीम। जी, तो एक ये थियरी है। दूसरा एक रमेश तौरानी का नाम आया था जो है किप्स के मालिक की, वो गुलशन कुमार जो है उनके राइवल थे टी सीरीज के, तो कहीं वो राइवलरी वाला एंगल नहीं, लेकिन वो कुछ साबित नहीं हो पाया अदालत में। तो इस तरह के एलिगेशंस जो है उस दौरान लगाए गए थे। लेकिन जी, ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि गुलशन कुमार जैसा चर्चित व्यक्ति, हुँ, एक म्यूजिक कंपनी का मालिक, इतने सारे उसके वीडियोज आ रहे थे टीवी पर, और ऐसे शख्स को दिन दहाड़े ढूंढ लिया जाता है। तो वो एक मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक लैंडमार्क इवेंट था वो। अंडरस्टूड। सर अगर दाऊद इब्राहिम को अभी तक हम पकड़ क्यों नहीं पाए हैं या मार क्यों नहीं पाए हैं? अगर वो वहाँ पे बैठा है, हमें उसकी लोकेशन पता है, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो एग्ज़ैक्ट उसकी लोकेशन बता देते हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन हम नहीं ले पाते हैं। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो बोलना चाहूँगा। दाऊद इब्राहिम, पहली बात तो
वो हमारे दुश्मन देश की शह में है। उसी ने वहाँ पर की सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट वगैरह कर रखी है। उसका सारा कुछ जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई देखती है। और दाऊद ने वहाँ पर क्या किया है कि उसने वहाँ के बड़े लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते बना लिए हैं। मतलब वो जी, उनका अपना बन गया है। वो कोई हिंदुस्तान से आया हुआ कोई मुहाजिर नहीं है। दाऊद उनका अपना आदमी बन गया है। दाऊद की बेटी माहरूख, उसकी शादी जावेद मियांदाद जैसे क्रिकेटर के बेटे के साथ में करवा दी। जुनैद के साथ जो उनका बेटा है। फिर और भी जो दाऊद के बाकी के भाई हैं, उनके बेटे-बेटियों की शादियाँ जो है वहाँ के आर्मी के अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से, इस जैसे रसूख वाले लोगों के साथ में दाऊद ने करवा दी। तो जी, एक रिश्ते बनाने वाली रणनीति उसने अपनाई। और अब दाऊद वहाँ का उनका अपना आदमी बन गया, तो ज़ाहिर तौर पर वहाँ के लोग तो उसको प्रोटेक्ट कर ही रहे थे। ये एक बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने या हमारी खुफिया एजेंसियों ने दाऊद को मरवाने की कोशिश ना की हो और इसमें छोटा राजन की ही मदद ली गई। हुँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हुँ, दाऊद का दुश्मन छोटा राजन। तो छोटा राजन का साथ लेकर हमारी एजेंसियों ने एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की प्लान को, दाऊद को मारने की। 3 बार कोशिश हो चुकी और एक बार तो दाऊद के काफ़ी करीब तक पहुँच गए थे राजन के शूटर्स। फायरिंग भी की थी वहाँ पर कराची में, लेकिन दाऊद उसमें बच निकला। अच्छा, एक और प्लान हो रहा था साल 2005 में। जी, अ, अजीत डोभाल जो अभी हमारे एनएसए हैं, हुँ। अ, तब वो एनएसए नहीं थे और आई थिंक रिटायर्ड फिर थे भी उस टाइम? फिर भी वो आईबी के लिए काम कर रहे थे। जी, अघोषित मतलब अनऑफिशियली वो आईबी के लिए काम कर रहे थे। तो हुँ, उन्होंने फरीद तनाशा और विक्की मल्होत्रा नाम के ये जो 2 छोटा राजन गैंग के मेंबर्स थे, उनके साथ में दिल्ली के बाराखंबा रोड पर एक मीटिंग रखी थी कि दाऊद को कैसे खत्म करना है, उसकी प्लानिंग करने के लिए। जी, और इन दोनों लोगों को एग्जीक्यूट करना था उस पूरे प्लान को। अब इस जी, बीच में क्या होता है कि ये जो दोनों लोग थे, फरीद तनाज़ा, विक्की मल्होत्रा, ये क्रिमिनल्स भी थे साथ में छोटा राजन गैंग के, एक्सटॉर्शन भी करते थे। इनके हुँ, ऊपर कई सारे केसेस दर्ज थे मुंबई पुलिस के पास। तो मुंबई पुलिस भी इनको एक तरफ ढूँढ रही थी। हुँ, अब मुंबई पुलिस को कहीं से टिप मिली कि ये दोनों लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। अब जी, वो मीटिंग किसके साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये मुंबई पुलिस को नहीं मालूम था। तभी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की चीफ मीरा बोरवनकर थी। हुँ, तो यहाँ से तुरंत एक टीम भेजी गई, एक डीसीपी धनंजय कमलाकर उस वक़्त थे, क्राइम ब्रांच के, उनको भेजा गया और बाकी दिलीप पाटिल नाम के इंस्पेक्टर थे और बाकी लोग, उनको भेजा गया और उन्होंने जाकर इन दोनों लोगों को पकड़ लिया। साथ में अजीत डोभाल को भी उन्होंने कुछ वक़्त के लिए डिटेन किया। तो अजीत डोभाल ने मीरा बोरवनकर को फ़ोन किया, जॉइंट सीपी क्राइम को, कि अरे ये आईबी का ऑपरेशन है, हुँ, आप इस तरह से मत कीजिए, इसको जो है व्यवधान मत डालिए इसमें। जी, तो मीरा बोरवणकर ने क्या किया कि मीरा बोरवणकर ने किसी आईबी के अधिकारी को फ़ोन किया, ये हुँ, पूछने के लिए कि क्या आपका कोई ऐसा ऑपरेशन है? अब आईबी में बहुत सारी यूनिट्स हैं, कई बार एक यूनिट क्या कर रही है, दूसरी यूनिट को पता नहीं होता। कई बार आईबी अपने ऑपरेशंस दूसरी एजेंसी से शेयर भी नहीं करती कि वो क्या कर रहा है। तो जी, आईबी ने डिनाई किया कि भाई हमारा तो ऐसा कोई ऑपरेशन है ही नहीं। हुँ, तो मीरा बोरवणकर ने फिर कहा कि इन दोनों को अरेस्ट करके ले आओ, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बचने के लिए शायद आईबी का नाम ले रहे हैं। हुँ, और फिर इन दोनों को अरेस्ट करके फरीद तनाशा और विक्की मल्होत्रा को मुंबई ले आया गया। तो ऐसे दाऊद को मारने का जो अगला प्लान था, वो भी फेल वो हो गया। इस तरह से एग्ज़ीक्यूट ही नहीं हो पाया, तैयार ही नहीं हो पाया। लेकिन हमारी एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम का इस्तेमाल करके, दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए हमारी एजेंसियों ने छोटा राजन का इस्तेमाल करके और बबलू श्रीवास्तव जैसे गैंगस्टर्स का इस्तेमाल करके दाऊद को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया विदेश में। जैसे जी, कि एक मिर्ज़ा दिलशाद बेग नेपाल का पॉलिटिशियन हुआ करता था। हुँ, दाऊद के लिए काम करता था, आईएसआई के लिए काम करता था, उसकी हत्या करवा दी गई। फिर साल 2003 में सरस शेट्टी, दाऊद का जो होटल वगैरह का कारोबार संभालता था दुबई में, उसकी हत्या करवा दी गई। उसको बड़ा ईडी कहते थे अंडरवर्ल्ड में, उसका नाम था बड़ा ईडी। तो उसकी हत्या हुई शरद शेट्टी की। तो जी। इस तरह से हमारी एजेंसियों ने दाऊद को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया। दाऊद तक भले ही अब तक नहीं पहुँच पाए हों, लेकिन उसका जो नेटवर्क था, उसको खत्म करने में, उसको नष्ट करने में जो है काफ़ी हद तक कामयाबी मिली। जी। बहुत सी न्यूज़ आती रहती है कि दाऊद को गैंग्रीन हो गया है, दाऊद को फूड पॉइज़निंग हो गई है, वो मर चुका है। तो इसकी रियलिटी क्या है? वो एक्चुअली में मर चुका है और उसके नाम पे बिज़नेसेस चल रहे हैं या फिर ये सब झूठ ही है? देखिए, दाऊद बीते 20 सालों में 5 बार मर चुका है। हुँ,
और हर बार जब उसके मरने की खबर आती है तो उसके 2-4 दिन बाद उसके जिंदा होने की भी खबर आ जाती है। जी। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि दाऊद जिंदा है या मर गया। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि दाऊद के नाम को बीते 20 सालों में भुलाने की कोशिश जो है कई लोगों ने की है। हुँ, दाऊद के नाम को भुलाने की कोशिश पॉलिटिशियंस ने की है। जी। एक-दूसरे पर दाऊद का आदमी होने का आरोप लगा देते हैं। हुँ, दाऊद से जुड़े होने का आरोप लगा देते हैं। दाऊद को पॉलिटिशियंस ने काफ़ी भुनाया। दाऊद को मीडिया ने काफ़ी भुनाया, हुँ, क्योंकि दाऊद की कहानी किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है। हुँ, मीडिया काफ़ी बेच रही है दाऊद को। जी। दाऊद को हमारी एजेंसीज़ भी भुना रही हैं। हुँ, दाऊद को फ़िल्मकारों ने भुनाया है। फ़िल्में बनी हैं हुँ, दाऊद के ऊपर, या ऐसी फ़िल्में जहाँ पर कहीं न कहीं दाऊद जैसा किरदार है। और दूसरा ये कि अगर दाऊद के मरने की खबर आती है तो इसमें फ़ायदा पाकिस्तान का ही है। दाऊद के मरने की अगर खबर आती है तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑन रिकॉर्ड स्टैंड तो यही है कि दाऊद हमारी ज़मीन पर है ही नहीं। जी। क्योंकि भारत की तरफ से दबाव डाला गया। तमाम जब द्विपक्षीय वार्ताएँ होती थी तो उस दौरान दाऊद की बात रखी जाती थी। अमेरिका ने दाऊद को आतंकी घोषित कर दिया, हुँ, यूएन ने दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, और ऐसा शख्स जो है, वो बिल्कुल ओसामा बिन लादेन की तरह पाकिस्तान में ही रह रहा है, जैसे ओसामा भी पाकिस्तान में ही रहता था। जी। और पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो छुपा कर रखे हुँ, कि दाऊद जो है उसके यहाँ पर है, वो तो डिनाई करता रहा है ऑन रिकॉर्ड कि इस नाम का कोई शख्स हमारे यहाँ है ही नहीं। हुँ, तो अगर दाऊद के मरने की खबर आ जाती है और लोग उसको सच मान लेते हैं तो एक तरह से पाकिस्तान के पक्ष में जाएगा हुँ, कि देखो अगर आप इसको ढूंढ रहे थे तो मर गया था, ये बोल सकता है पाकिस्तान। जी। सर एक और अभी नाम आ रहा है जो कि बिश्नोई का है और बहुत से लोगों का मानना है कि ये दाऊद इब्राहिम का जो जगह है वो ले सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए इस वक्त मेरा मानना है, जितना कुछ मैंने बिश्नोई गैंग के बारे में जाना है, जी, तो मेरा मानना है कि भारत में इस वक्त सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई गैंग है तो ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। जी, और बिश्नोई के गैंग में और बाकी गैंग्स में क्या होता था, बाकी गैंग्स में लोग शूटर होते थे, लोग जो है सदस्य होते थे। यहाँ हुँ, पर तो बिश्नोई के फैन भी हैं, हुँ, उसको काम करने वाले लोग उसके फैन भी हैं, क्योंकि कई बार वो किसी मकसद के लिए भी लोगों को जोड़ता है। जी, जैसे कि वो एक संदेश देना चाहता था सलमान खान पर अटैक करवाकर, हुँ, या बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा के दाऊद। अभी तो उसके भाई का नाम आ गया है लॉरेंस बिश्नोई के, अनमोल बिश्नोई का। मुंबई पुलिस के ने ऑन रिकॉर्ड उसको मान दिया कि अनमोल बिश्नोई ने ये शूट आउट करवाया था बाबा सिद्दीकी का। जी, तो कि सलमान खान ने इस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई ब्लैक बक की हत्या करके, तो इसके लिए वो बदला ले रहा है। हुँ, तो एक फैन फॉलोइंग भी उसने अपनी बना ली। और एनआईए की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत में 700 से ज़्यादा लोग उसकी खातिर काम करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। और बिश्नोई का गैंग पहले सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में एक्टिव था, दिल्ली में, हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में तो नहीं है इतना एक्टिव, लेकिन राजस्थान में गैंग एक्टिव था, पंजाब में एक्टिव था। हुँ, अब वो अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, वो अपने पैर महाराष्ट्र में भी पसारने की कोशिश कर रहा है, मुंबई में पसारने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा वैक्यूम आ गया है। हुँ, मतलब आज देखिए कि जो पुराने गैंग्स जिनके मैंने नाम लिए, वो जी, सारे गैंग्स आज खत्म हो चुके हैं। उनके जो लीडर्स हैं, वो सभी लगभग सभी के सभी जेल में हैं। दाऊद का मैंने आपको बताया, उसका अता-पता नहीं, ज़िंदा है कि मर गया, जो भी है। दाऊद हुँ, ने नवंबर 2002 के बाद में मुंबई में उसके गैंग ने एक भी गोली नहीं चलाई। उसके बाद उसका गैंग ने अपने ऑपरेशन से वाइंड अप कर लिए। छोटा राजन, वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। अरुण गौली, वो भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है महाराष्ट्र की जेल में। जी, अबू सलेम, वो भी मुंबई की तलोजा जेल में, मुंबई के पास तलोजा जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। हुँ, हालाँकि उसको पूरी उम्र सज़ा नहीं काटनी होगी, क्योंकि भारत सरकार ने जो करार किया है पुर्तगाल के साथ, तो 25 साल के बाद उसको छोड़ना होगा। फिर अश्विन नायक ने अड्डावल छोड़ दिया है। अब वो रियल एस्टेट कारोबारी बन गया है। हुँ, तो जो मुंबई के बड़े गैंग लीडर्स थे, वो अब ठंडे पड़ गए हैं। जी, जो उनके फुट सोल्जर्स थे, जो शूटर्स थे, हुँ, उनमें से ज़्यादातर को पुलिस ने एनकाउंटर्स में मार डाला। और बाकी जो शूटर्स थे या सदस्य थे, जो नेटवर्क था उनका, वो मोका कानून के तहत जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी,
तो अब ऐसे में मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक जगह खाली बन गई। तो उसको भरने की कोशिश जो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कर रहा है यहाँ पर, इस तरह के शूटआउट्स को अंजाम देकर। और गैंगस्टर्स की तो ये पॉलिसी होती है कि एक को मारो और 100 को डराओ, फिर उनसे वसूली करो। तो ये एक तरीका हो सकता है। सर जैसे बाबा सिद्दीकी है या सिद्धू मूसेवाला है, तो इनके पीछे बिश्नोई का ही हाथ है और हमें मतलब कितने ज़्यादा हमारे पास सबूत हैं कि ये उसी का था और रीज़न क्या था? देखिए, जो जांच एजेंसियां तो उन्हीं का नाम ले रही हैं और उनके गिरोह की ओर से जिम्मेदारी भी तो ली गई है ना। उनके गिरोह के सदस्यों की ओर से जिम्मेदारियां भी ली गई हैं। एक इंटरव्यू हुआ था एबीपी न्यूज पर, जगविंदर पटियाल ने किया था, जेल से इंटरव्यू किया था लॉरेंस बिश्नोई हुँ। ने उसने कई बातें कबूल की थी। उससे पता चल रहा था कि भाई किस किस तरह की वारदातों में इस आदमी का हाथ है और इसके आगे के इरादे क्या है, उससे जो इस काफी कुछ क्लियर होता है। अभी बाबा सिद्दीकी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई तो पुलिस 3-4 मोटिव से जो है अपनी जांच कर रही थी। एक मोटिव ये था कि कहीं ये बिजनेस राइवलरी के चक्कर में तो नहीं मारा गया, जी। क्योंकि उसका जो रियल एस्टेट का भी कारोबार था और मुंबई में स्लम रिहेबिलिटेशन में काफी गोलमाल होता है, काफी उसमें झगड़े झंझट भी होते हैं। तो कहीं बाबा सिद्दीकी उस चक्कर में तो नहीं मारा गया। हुँ। दूसरा एक मोटिव ये था कि कहीं पर वो किसी पॉलिटिकल राइवलरी के चक्कर में तो नहीं मारा गया, क्योंकि एक पॉलिटिशियन था, उसने अपनी पार्टी भी बदली थी, कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में आ गया था और उसकी वजह से कोई इनसिक्योर हो गया हो एनसीपी में, तो वो मोटिव से जांच की गई हो, ऐसा भी नहीं था। फिर ये था कि सलमान के साथ उसकी करीबी की वजह से तो बाबा सिद्दीकी को नहीं टारगेट किया गया, क्योंकि ये एक ओपन ट्रुथ था, ओपन सीक्रेट था कि वो सलमान खान के बहुत ही खास थे। सलमान खान सर के जैसे बुरे अगर वक्त में बाबा बाबा सिद्दीकी सिद्दीकी। है, अगर जैसे बाबा सिद्दीकी की जगह जो सलमान खान के भाई हैं, उनको भी तो टारगेट कर सकते थे वो। वहाँ पे उसको ज़्यादा मिलता फ़ेम। नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा सिद्दीकी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान का सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा थे। सलमान खान जब भी लीगल मामलों में फँसते थे, सलमान खान कई लीगल मामलों में फँसे, जी। कुछ ना कुछ उनके कांड होते ही रहते थे। हुँ। तो ऐसे टाइम पर बाबा सिद्दीकी जो है उनके सपोर्ट सिस्टम बनते थे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन थे, कई हुँ। बार एमएलए रह चुके, मंत्री रह चुके थे महाराष्ट्र सरकार में, इलाके में अच्छा खासा रसूख रखते थे। हुँ। और जब भी वो किसी मामले में फँसते थे सलमान खान, तो कानूनी हेल्प और बाकी वकीलों से बातचीत करवाना, अरेंजमेंट करवाना, इस बाबा सिद्दीकी किया करते थे। अभी जी। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि जब 2002 में जब सलमान खान पर कार एक्सीडेंट करने का आरोप लगा, उस आरोप से वो बरी हो चुके हैं। हुँ। जब वो आरोप लगा था जिस सुबह, तो जब पुलिस उनको ढूँढ रही थी और मीडिया के लोग ढूँढ रहे थे, तो उनके वकील वारिस पठान ने मुझे बताया कि तब बाबा सिद्दीकी के घर में जाकर सलमान खान छुपे हुए थे, वहाँ पर रखे गए थे। अब ये बात कितनी सच है, झूठ है मुझे पता नहीं। जी। लेकिन दोपहर तक जब तक कि उन्होंने खुद को सरेंडर नहीं किया था बांद्रा पुलिस थाने के सामने, तब तक वो बाबा सिद्दीकी के यहाँ पर थे मौजूद। तो कुछ जी। इस तरह का रिलेशन था सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच में और आगे भी जब ये ब्लैक बैग का मैटर हुआ और जब ये मामला भी चला आगे कार एक्सीडेंट का, तो बाबा सिद्दीकी हमेशा साथ में खड़े रहते थे सलमान खान के। सलमान की कोर्ट में पेशी होती थी तो कोर्ट में आते थे, हमेशा नजर आए। सर जैसे ब्लैक बक का केस हुआ तो उसमें तब्बू, सैफ अली खान उनके नाम भी थे और साथ में इनकी जो इमेज बताई जाती है सलमान खान की वो ये है कि हमेशा वो आगे रहते हैं। अगर किसी और ने भी किया हुआ है तो वो अपने ऊपर ले लेंगे। एटलीस्ट ऐसी उनकी जो इमेज है वो पोर्ट्रे की गई है। ये सब तो उनके फैन वैन लोग बोलते रहते हैं उनका महिमा मंडन करने के लिए, तो उसमें मैं क्या बोलूँ। ओके। ये और तो सर सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है ना, तो लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज बनाने के लिए उनके फैन लोग बहुत कुछ उसके बारे में बोलते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते रहते हैं। जी। सलमान बड़े दिल का है, सलमान ऐसा है, सलमान वैसा है, सलमान ये है, सलमान वो है। सो ये सब तो खैर, आप किसी के जब भक्त बन जाते हैं, फैन बन जाते हैं, तो फिर आप उसको एकदम लार्जर देन लाइफ ट्रीट करने लगते हैं और वैसे पेश करने लगते हैं। राइट। मगर सिद्धू मूसेवाले को मारने के पीछे क्या रीज़न था इनका? देखिए, सिद्धू मूसेवाले का केस मैंने एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो नहीं किया है, तो आई हैव हुँ। बीन फ़ॉलोइंग अंडरवर्ल्ड फ्रॉम मुंबई। तो जी। नॉर्थ के जो ये क्रिमिनल केसेज़ हैं, वो मैंने फ़ॉलो नहीं किया वहाँ पर। बट ऐसा है कि जब भी
गिरोह किसी बड़े नाम को टारगेट करते हैं इतना है तो फिर उनके नाम की एक दहशत क्रिएट होती है क्योंकि एक फियर वाला एटमॉस्फियर मॉन्जरिंग करते हैं ये गैंगस्टर्स। किसी बड़े शख्स को जब वो मार देते हैं तो फिर खबरों में उनका नाम आते रहता है, अखबारों में नाम छपता है, टीवी चैनलों पर उनके नाम दिखाई पड़ते हैं और फिर उसी डर को भुलाने की कोशिश करते हैं। हुँ, ये इतना खतरनाक आदमी, इसने तो यार इसको मार दिया, इतने बड़े आदमी को मार दिया। अगली बार जब उसकी तरफ से धमकी भरा फ़ोन जाता है वसूली के लिए तो आदमी डर जाता है। हुँ। इसने उसको तक नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेगा? लोग फिर पैसा दे देते हैं, डिमांड की जाती है 10 करोड़ ला, 20 करोड़ ला, 25 करोड़ ला। जी। लोग सर पुलिस के जैस पास जाने से डरते हैं। हुँ, तो सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक तरह से पूरा चर्चा में आ गया, लाइमलाइट में आ गया। उसके पहले बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग को नहीं जानते थे। हुँ। वो एक लोकल गैंग ही मानी जाती थी, हरियाणा, पंजाब की। लेकिन जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इतनी बुरी तरीके से मारा गया सिद्धू मूसेवाले को, तो उसके बाद में एक उसकी ब्रांडिंग हो गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। जी। एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्राइम गैंग के तौर पर और देश भर में उसका नाम चर्चित हो गया। तो जैसे 2014 से लेके 10 साल हो गए हैं इनको, बिश्नोई को, और अंदर से वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। मतलब सब कुछ ओपनली चला हुआ है। इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स अपना मतलब बता रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता। अब सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही होगा, और पॉडकास्ट को भी एक एज़ एन इन्फॉर्मेशन या गवर्नमेंट भी उस पे एक्ट नहीं करती है। तो ये करप्शन ही है इवेंचुअली इसका जो अगर क्रक्स है। देखिए ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई पर ये आरोप है कि वो जेल से अपने गिरोह को चला रहा है। जी। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई माफिया जो है, कोई गैंगस्टर जेल से अपने गैंग को चलाता हो। मुंबई में भी ऐसे उदाहरण रहे हैं। मुंबई में अरुण गौली का गिरोह रहा है जो जेल से ही ऑपरेट करता था। मुंबई में अश्विन नायक का गैंग था, वो भी जेल में रहने के बावजूद भी ऑपरेट करता था। ऐसे जी। गैंगस्टर जेल में रहते हुए भी बाहर अपने लोगों को मैसेज भिजवाते थे, किसी की हत्या करवानी है, किसी को डराना धमकाना है, तो वो काम चलता था। अब जेल से कोई गैंग कैसे चला सकता है, इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो भ्रष्टाचार, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, तो अच्छे-अच्छों का ईमान डुला देती है। तो ऊपर से नीचे तक कई बार हमने स्टार न्यूज़ में मैंने अपने क्राइम शो में 2005 या 6 में एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, कि जी। नासिक जेल पे किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था और कैसे वहाँ पर पैसा बाँटा जाता है। वो क्या था सर, डिटेल में बताइए? हमारी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जी। और नासिक जेल में जो बाहर के गार्ड से लेकर के नासिक जेल के सुपरिटेंडेंट तक को उसमें हमने पैसा लेते हुए पकड़ा था। और वहाँ पर तो ऐसा था कि जैसे ही एक शख्स जो हमने स्टिंग के लिए एक ऐसे शख्स को साथ में लिया था जो कि पहले उस जेल से आ चुका था, तो उसको पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम मालूम था जी। कि कहाँ-कहाँ पर पैसा देना पड़ता है। तो राइट फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द जेल टू ऑल अदर वार्ड्स एंड ऑल लेवल ऑफ पर्सनल, दे वर सीकिंग मनी। हर कोई पैसा मांग रहा था, जैसे हाथ आगे फैला रहा था। हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। इस तरह से कैप्चर हुआ सारा कुछ। तो सर इस पे एक्शन लिया गया था कोई? इस पर एक्शन लिया गया था। उस वक़्त आर.आर. पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उन्होंने जो है सीआईडी की जाँच बिठा दी थी। इन लोगों को सस्पेंड किया गया था। उस वक़्त में काफ़ी हंगामा हुआ था। वैसे तो ऐसा लगता है कि सस्पेंड भी थोड़ा टेम्परेरी एक्शन है, उसके बाद फिर कुछ नहीं हाँ, वो तो होता। क्या है आई वॉश होता है। उसके बाद वापस से लोग कुछ वक़्त के बाद में चुपचाप वापस सर्विस में आ जाते हैं, बहाल हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, तो भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह होती है कि कोई गैंगस्टर जो है जेल के भीतर से अपने गिरोह को चला पाता है, नंबर 1। नंबर 2 कई बार ऐसा होता है कि किसी गैंगस्टर के साथ में सत्ता में बैठे लोग जो है, उनको अपना कुछ काम निकलवाना होता है। हो सकता है वो सरकार का ही काम हो, लेकिन वो खुफिया तरीके से करवाना होता है। जी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को सरकार की शय है। लेकिन ऐसा होता है, दुनिया के कई देशों में ऐसा होता रहा है, कि कई बार किसी गैंगस्टर को सरकार अपने कुछ कामों को करवाने के लिए शय देती है, गुपचुप। जनता की नज़र में वो कैदी होता है, आरोपी होता है। हुँ।
लेकिन वो एक तरह से सरकार के नुमाइंदों का काम भी कर रहा होता है। ये जो खासकर जैसे आपने कहा कि 700 लोग जो हैं, इन्होंने हायर किए हैं, बिश्नोई ने, और इसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो यंगस्टर्स हैं। और एक एज होती है इस टाइम कि आप बचपन में आपने कहानियाँ सुनी हुई हैं और वो कहानियों को लेके हिंदू एंगल लेके हायरिंग की जाती है। तो अब इन यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक बार ये जेल में चले गए तो उनको लगता है ठीक है यार, और इनके जो हीरो हैं, वो ये लोग बन जाते हैं। एक आईपीएस, आईएएस की बजाय ये सारे डॉन बन जाते हैं। तो इनके एंगल से साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप क्या रिकमेंड करोगे कि कैसे एक यंगस्टर है वो उनसे बच सकता है? ये देखिए, एक यंगस्टर्स को एक बात समझनी चाहिए कि गैंग से जुड़ने का जो मज़ा होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। उसमें जो रोमांच आता है, जो जोखिम आता है, या जो एक हीरो होने की फीलिंग आती है, पावरफुल होने की जो फीलिंग आती है, वो ठीक है, उस वक़्त तक के लिए तो आपको एक हाई दे देगी। आपको एक एहसास करा देगी कि भाई आप कुछ हैं, आपका कोई रुतबा है, लोग आपसे डरते हैं, आप अच्छे-अच्छों की पैंट गीली करवा सकते हैं धमकी भरे कॉल से, आप जी, किसी की चाट भी ले सकते हैं। बट आगे आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है, क्योंकि आप इतने सारे केसेस में बाद में फँसते हो, क्योंकि जाँच एजेंसियाँ जो है, वो कभी न कभी उनका हाथ आप तक पहुँचता ही है, और फिर आपको जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, और अगर किसी घर का यंगस्टर जो है ऐसे मामले में फँस जाता है, तो पूरे परिवार को भुगतना होता है। जी, पुलिस पूरे परिवार को तकलीफ देती है, फिर फाइनेंशियल बर्डन आता है वकीलों के खर्चे का, परिवार परेशान होता है। आप किसी जगह रह रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट की पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, आप भले ही ठीक है ज़मानत पर बाहर आ गए, लेकिन पेशी के लिए आपको बार-बार जाना है वहाँ पर, वकील करना है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, जो एक टेम्परेरी हाई मिलता है या पावरफुल होने का जो एहसास होता है, वो लॉन्ग टर्म में बड़ा खतरनाक होता है। तो इन जैसे लोगों से जितनी दूरी बनाकर रखें उतना अच्छा। जी सर। सर कोई एंड में एनी थॉट्स, क्योंकि आपका जो बचपना है मुंबई में ही गुज़रा है और उसी टाइम बहुत से डॉन भी आए हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में ही आप कोई ना कोई हीरो चूज़ करते हो जिसकी वज़ह से ये चीज़ होती है। तो दोनों की साइकी में क्या फ़र्क है? मैं ये चाहता हूँ कि इसका कुछ इम्पैक्ट पड़े पॉज़िटिव, ताकि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं कि क्या चीज़ें इसको लीड करती हैं और कैसे उनको बचाया जा सकता है बच्चों को। नहीं, देखिए, ऐसा है कि बहुत बार होता है कि अगर लड़का गलत कंपनी में जा रहा है तो इसके टेल टेल साइंस भी जो है मिलने लग जाते हैं। जी, अगर पेरेंट्स बच्चे के बिहेवियर पर गौर करें कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किन लोगों के साथ में फ़ोन पर बात कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं क्रिमिनल्स के प्रति, या अभी तो जो सबसे बड़ा खतरा जो है शहरों में वो है ड्रग्स का। जी, गैंग्स तो ठीक है, मतलब हर मैं कहूँगा कि लाख में से कोई एक लड़का हो सकता है गैंग में चला जाए। लेकिन ड्रग्स जो उससे ज़्यादा खतरनाक है, और आज तो कल तो ड्रग्स बड़े सस्ते हो गए हैं, एमडी, मेफेड्रॉन, जिसे यहाँ पर मम्मी डैडी भी कहते हैं, जी। कैट साई कहा जाता है उसको। हुँ, तो ये बहुत ही एक्सेसिबल हो गया है, ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे देश में हमारे युवाओं के लिए, बहुत बड़ा खतरा है। और पहले के जैसा दौर नहीं था कि पहले क्या होता था, ड्रग्स को स्मगल करके लाना पड़ता था। अभी भी ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, लेकिन अब तो ड्रग्स बन रहे हैं, यहीं पर फैक्ट्रीज़ चलती हैं, और हर गली मोहल्ले में आज अवेलेबल हैं ड्रग्स। एमडी के रैकेट्स चलते हैं, और वो बड़ा खतरनाक है। तो ऐसे में एक पेरेंट के तौर पर तो अपने चाइल्ड पर नज़र रखनी पड़ेगी कि उसकी कंपनी क्या है, किसके साथ उठता-बैठता है। दूसरा कि वो पैसे की क्या हाल-फिलहाल में ज़्यादा डिमांड करने लग गया है, घर से पैसे चुराने लग गया है, जी। और कहाँ जाता है, अकेले में कहाँ वक़्त गुज़ार रहा है, ये सब बातें जो है उस पर गौर करना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि जैसे माहौल में बचा सकते हैं, ड्रग्स के चंगुल पे फँसने से अपने बच्चे। जी सर, अंडरस्टूड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिली होगी और पेरेंट्स के लिए भी, कि अगर हम इनकी साइकोलॉजी को समझ पाएँ तो कहीं न कहीं हम डिविएट कर सकते हैं, राइट टाइम पर कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।